आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट। यानी कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसकी कमी हो जाने के कारण, आयरन की बॉडी में कमी हो जाने के कारण जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिंपल सी एक बात है कि जो आयरन होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि जो आयरन होता है, देख रहे हो आप, क्या होता है? आयरन होता है। ये आयरन क्या करता है? जो आयरन होता है, ये आयरन होता है, इस आयरन का एक ही काम होता है। ये क्या करता है कि जो Hb होता है, Hb का सिंथेसिस करता है। Hb का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, राइट। Hb का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, राइट। Hb का क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर का मीन्स में क्या होता है? निर्माण होता है। या तो आप क्या बोल दो कि Hb का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, या फिर क्या करता है? Hb का मैन्युफैक्चर करता है। क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, या फिर क्या बोल सकते हैं? निर्माण करता है, राइट, बोल सकते हैं। या तो सिंथेसिस बोल दीजिएगा, मैन्युफैक्चर बोल दीजिएगा, निर्माण बोल दीजिएगा, राइट। आयरन की कमी से Hb का प्रॉपर क्या नहीं होगा? निर्माण नहीं होगा। जब हीमोग्लोबिन का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन आगे जाके क्या करती है? आरबीसी का निर्माण करती है। हीमोग्लोबिन आगे क्या करती है? आरबीसी का सिंथेसाइज करती है। आरबीसी का क्या करता है? मैन्युफैक्चर करती है, निर्माण करती है। यानी कि कितना Hb मिलकर एक आरबीसी बनाता है? तो याद रखना, यानी कि एक आरबीसी बनाने के लिए, एक आरबीसी बनाने के लिए, यानी कि हमें जरूरत पड़ती है, कितने Hb की जरूरत पड़ेगी? 280 मिलियन Hb की जरूरत पड़ती है। 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक आरबीसी का निर्माण करता है। यहाँ से आयरन कम आ रहा है, तो यानी कि मैन्युफैक्चर क्या होगा? कम होगा हीमोग्लोबिन का। मैन्युफैक्चर कम होगा तो आरबीसी भी क्या होगी? कम बनेगी। तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक। क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। कौन सा एनीमिया बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक मैंने पहले भी बताया था, यानी कि माइक्रोसाइटिक का मीन्स क्या होता है? यानी कि साइज ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी की साइज होती है वो कैसी हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। और जो Hb कंटेन होते हैं, Hb जो कंटेन होते हैं वो भी क्या? हाइपोक्रोमिक का मीन्स होता है कि जो Hb कंटेन होता है, क्या होता है? Hb कंटेन होता है वो भी क्या हो जाता है? बिलो दी नॉर्मल, यानी कि रेड्यूस हो जाते हैं। बिलो दी नॉर्मल, प्रॉपर बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस टाइप ऑफ एनीमिया को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे, राइट। कौन सा एनीमिया बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मयूरी क्यों नहीं जुड़ रही है आज? राइट। हमने पहले पढ़ा था एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? यानी कि आरबीसी हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, उसे को हम क्या बोलेंगे? एनीमिया, राइट। डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अलग क्लासिफिकेशन एनीमिया का, और आईसीएमआर के अकॉर्डिंग अलग क्लासिफिकेशन है, प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की हम बात करें, एनीमिया के क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, यानी कि आरबीसी के साइज और Hb के कंटेंट के हिसाब से क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया गया था। अगर Hb कंटेंट होंगे तो हाइपोक्रोमिक, Hb कंटेंट कम होंगे तो हाइपोक्रोमिक बोलेंगे। अगर आरबीसी की साइज नॉर्मल से छोटे होंगे तो माइक्रोसाइट, अगर ज्यादा होगी तो मैक्रोसाइट बोलेंगे। तो सेकंड टाइप पढ़ा था आपने यूटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, और थर्ड टाइप आप पढ़ रहे हैं कौन सा? न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, जो आपने कल देख लिया था। लेकिन इसका शॉर्ट में रिव्यू देखो, देन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया?
नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नंबर 1 कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है कि आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे। आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया होता है। कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया होता है बेटा, यहाँ लिख लो। मोस्ट लिख लिया आपने, मत लिखना। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया होता है। टाइप्स ऑफ एनीमिया यानी कि सभी एनीमिया से जो मोस्ट कॉमन होने वाला है वो आयरन डेफिशिएंसी क्या होता है? एनीमिया होता है। आयरन का काम क्या होता है कि आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है, हीमोग्लोबिन का मैन्युफैक्चर्स करता है। कुछ भी बोल सकते हो, निर्माण बोल सकते हो, सिंथेसिस बोल सकते हो, मैन्युफैक्चर्स बोल सकते हो। और आगे जाके एचबी क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करेगा। जब हीमोग्लोबिन ही कम है, कम बन रहा है, तो आरबीसी की साइज भी क्या होगी? कम होगी, छोटी होगी, नॉर्मल बन नहीं पाएगी। तो इस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जानेंगे। कौन सा एनीमिया के नाम से जानेंगे? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जानेंगे। और दूसरा जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। कल बताया था मैंने ये भी। कौन सा? प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा? वह एनीमिया जिसमें प्रोटीन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से जो लीड होता है उस एनीमिया को हम बोलते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन डेफिशिएंसी में कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है? यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसके अंदर क्या लिखोगे? यानी कि डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आगे मतलब एचबी जो सिंथेसिस होना चाहिए वो नहीं होगा। एचबी का जो निर्माण होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन क्या है? डेफिशिएंसी है, निर्माण नहीं होगा। एचबी की फुल फॉर्म में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन हो गए तभी तो निर्माण हो पाएगा ना। तो यहाँ पर एचबी कंटेंट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, राइट। जब एचबी कंटेंट कम होंगे, एचबी कंटेंट कम होंगे, तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोमिक। क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और आगे जाके एचबी क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। तो आरबीसी के भी प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यानी कि जितना इसका नॉर्मल डायामीटर हो उतना तक ये नहीं आ पाएगा। तो लेस देन नॉर्मल डायामीटर से रहेगा तो क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी कि एक तो कौन सा हो गया आपके पास? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है, और दूसरा कौन सा हो गया है आपके पास? प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। तीसरा जो एनीमिया है, तीसरा टाइप जो आपने लिखा था, पहला टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप ये, देन तीसरा टाइप अगर हम बात करें, तीसरा टाइप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में फर्निसेस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? फर्निसेस एनीमिया, फर्निशियस एनीमिया। अगर फर्निशियस एनीमिया की बात करें, फर्निशियस एनीमिया होता है किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ, कल बताया था शॉर्ट में देख लो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। यानी कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है? फर्निशियस एनीमिया। विटामिन बी 12 का हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे इसको? साइनो कोबाला, कोबाला माइन। क्या बोलते हैं? साइनो कोबाला माइन। इसकी कमी से क्या होता है? यानी कि फर्निशियस एनीमिया होता है, राइट। याद रखना कि विटामिन जो बी 12 है, यानी कि जो विटामिन बी 12 होता है, यह बी 12 रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेल डिविजन के लिए। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिविजन के लिए। और स्लाइटली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डीएनए सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? डीएनए सिंथेसिस के लिए, राइट। सेल डिवीजन एंड डीएनए सिंथेसिस के लिए। अब देखो, आप जब विटामिन बी 12 की कमी होगी तो सेल का क्या होगा? डिवीजन नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन इनहिबिट होगा तो सेल की साइज क्या होगी? लार्ज होगी। होगी कि नहीं होगी? तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक,
नॉर्मोक्रोमिक, क्योंकि एचबी कंटेंट में कोई कमी आई ही नहीं है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं आया? देन इसके बाद जो फर्निसेस एनीमिया है, फर्निसेस एनीमिया यानी कि विटामिन B12 रीएब्जॉर्प्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सीलिंग टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीलिंग टेस्ट करते हैं, राइट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 के रीएब्जॉर्प्शन के लिए यानी कि एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, उस फैक्टर को बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 के लिए क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है यह रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, यह इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है कहां से? स्टमक से। कहां से होता है? स्टमक से रिलीज होता है, राइट। कहां से रिलीज होगा? स्टमक से रिलीज होता है, राइट। यहां तक आपको समझ में है? देन ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। कहां से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से। यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ पर एक सेल होती है, देखे हो आप, इस प्रकार से सेल होती है। इस सेल का जो नाम है उसका नाम पेराइटल सेल के नाम से जानते हैं। कौन से सेल? पेराइटल सेल, राइट। कौन से सेल? पेराइटल सेल। ये पेराइटल सेल दो क्या होता है? मॉलिक्यूल से कंपोनेंट रिलीज करती है। दो फैक्टर, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है और दूसरा क्या करती है? यानी कि एचसीएल रिलीज करती है। एक तो क्या करेगी? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है और दूसरा क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक की जो पीएच होती है वो कितनी हो जाती है? 1.5 से लेके 3.5 तक हो जाती है, यानी कि हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक होने की वजह से जो फॉरेन पार्टिकल जो फूड के साथ इनहेल हो जाते, फूड के साथ क्या हो जाता है? सेलो हो जाते हैं, तो उन फूड पार्टिकल में जो माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेटेड करने का काम करता है। और विटामिन यानी कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 के रिएब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो विटामिन B12 सेक्रेशन कहां से हुआ? स्टमक से। काम कहां करता है? इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? यानी कि जो विटामिन B12 होता है उसका रिएब्जॉर्प्शन करवाता है। मतलब रिलीज हुआ है वहां पे कुछ काम नहीं करता, आउटसाइड में काम करता है, इसलिए इसका एक और नाम दिया जाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि स्टमक से रिलीज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर सिंथेसिस नहीं हो रहा है, अगर इसका अगर मेन फाइंडिंग की बात करें तो मेन फाइंडिंग में क्या आएगा? फाइंडिंग ऑफ फर्निसेस एनीमिया। यानी कि पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, मेन फाइंडिंग की बात कर रहा हूं, अगर इसमें मेन फाइंडिंग की बात करूं, यानी कि फाइंडिंग फाइंडिंग ऑफ फर्निसेस एनीमिया, मेन फाइंडिंग फर्निसेस एनीमिया में क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर एब्सेंट होगा तो विटामिन B12 का क्या नहीं होगा? रिएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आएगा तो ये आरबीसी की अंदर सेल डिविजन्स नहीं होगा। सेल डिविजन्स नहीं होगा तो आरबीसी की साइज कैसे हो जाएगी? एनलार्ज। दिस टाइप ऑफ एनीमिया, इसलिए इस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब इंट्रिंसिक फैक्टर है, राइट, एब्सेंट है या प्रेजेंट है, फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? हम सीलिंग टेस्ट करते हैं। सीलिंग टेस्ट से पता लग जाता है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका? विटामिन B12 का। अगर एब्सेंट है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको वापस एक और दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक आपको समझ में आया?
यानी कि सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, बीटा अमीन रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि सेल विटामिन बी12 रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। इसकी कमी हो जाने के कारण सेल डिवीजन नहीं हो पाता है और सेल की साइज क्या हो जाती है, एनलार्ज, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रही तो लार्ज हो गई सही, उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अगर इसकी फाइंडिंग की बात करें, सेकंड यहां से लिख देता हूं अगला पॉइंट, अगर मैं इसकी फाइंडिंग की बात करूं कि कैसे पता करें, फाइंडिंग ऑफ फर्निशियस एनीमिया, तो इसकी फाइंडिंग में सिर्फ एक ही बात है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइट। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है सीलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सीलिंग टेस्ट, ये टेस्ट का नाम है, राइट। विटामिन बी12 का रीअब्जॉर्प्शन को फाइंड, विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है सीलिंग टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। विटामिन बी12 का रीअब्जॉर्प्शन को हासिल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का क्या नाम है, सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट में क्या होता है कि कुछ, यानी कि जो विटामिन होते हैं, रेडियो एक्टिव विटामिन होती है, वो ओरली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। देखो सीलिंग टेस्ट का मीन्स होता है कि जो रेडियो एक्टिव विटामिन होती है, देखो रेडियो एक्टिव विटामिन B12, रेडियो एक्टिव विटामिन B12 होती है। रेडियो एक्टिव का मीन्स होता है यानी कि इस विटामिन के साथ रेडियल रिएक्शन करवा रखी। रिएक्शन का मीन्स है कि जैसे आप इसको इनहेल करोगे, ओरली लोगे, तो ये विजुअलाइज होगी अंदर, यानी कि ब्राइटनेस में चमकेगी और यूएससी के थ्रू फाइंड आउट हो जाएगी कि हाँ ये बाहर निकल गई या फिर बॉडी में आ गई है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गई है। नहीं समझ में आया, देखो इधर रेडियो एक्टिव विटामिन क्या करते हैं, ओरली देते हैं और असेस करते हैं कि एब्जॉर्प्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं समझ में आया, देखो यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक आदमी है, कौन है, आदमी है। देखो आदमी क्या है, नाक है, इसका एक क्या है, माउथ है, इसका एक क्या है, हेड है, राइट, क्या है, हेड, और ये क्या है, गर्दन। देन गर्दन अब बनाम बनी में डायरेक्ट, इसको हमने मान लिया इसोफेगस, इसको मान लिया क्या, स्टमक, राइट, और इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या मान लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। देन यहां से ऊपर कौन सी आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। देन इधर से कौन सा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन सिग्मोइड कोलन, देन रेक्टम, ये लास्ट का पार्ट क्या बोलेंगे, रेक्टम। अब हमने क्या करा, इसको ओरली या तो इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्टेबल में दे, इंजेक्टेबल से फाइंड आउट नहीं करोगे कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो पाए, क्योंकि डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगी ना वो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो क्या करते हैं कि इसको रेडियो एक्टिव विटामिन खिला दी, क्या खिला दी, रेडियो एक्टिव विटामिन खिला दी इसको, विटामिन B12, रेडियो एक्टिव विटामिन B12 क्या करवाई, इसको सेलो करवाई। सेलो करवाने के बाद कहाँ पे आई, स्टमक में आ गई, राइट, किसके अंदर आ गई, स्टमक के अंदर आई कि नहीं आई, राइट। स्टमक से कहां पे गई, डोडेनम पे, डोडेनम से कहां पे चली गई, जेजुनम और हीलियम, कहां चली गई, जेजुनम एंड हीलियम। और जेजुनम जो हीलियम होता है वहां पे क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर करवाएगा। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है, देख रहे हो, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टमक से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, विटामिन B12 का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसको क्या करवाएगा, एब्जॉर्ब करवा देगा। एब्जॉर्ब करवाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वेन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे क्या होती है, वेन्स होती है, देख रहे हो आप,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, एक वेन्स होती है। इस वेन को बोलते हैं मेसेंट्रिक वेन। क्या बोलेंगे, मेसेंट्रिक वेन बोलते हैं, राइट। ये मेसेंट्रिक वेन आगे और भी स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, ये मिलकर क्या करते हैं, एक लार्ज वेन बनाती है। उस लार्ज वेन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस लार्ज वेन को बोला जाता है क्या, एक लार्ज वेन बनाती, इसमें डाल दिया इसने, राइट, डाला कि नहीं डाला। यह लार्ज जो वेन है, इस लार्ज वेन को हम बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन। अरे कौन सा वेन बोलेंगे बेटा, पोर्टल वेन। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन क्या होती है, आगे जाके, आगे जाके क्या होती है, लीवर में ओपन होती है। किस में होती है, लीवर में ओपन होती है। ये कौन है, लीवर। कौन है, लीवर। लीवर में ओपन होती है। अगर एब्जॉर्ब होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, राइट, आएगा कि नहीं आएगा। देखो एब्जॉर्ब होता है जिसके अंदर आ गया, आया कि नहीं आया। देन उसके बाद कहाँ जाएगा, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन के थ्रू यहाँ से चल के कहाँ आ जाएगा, लीवर के अंदर। लीवर क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। फिर लीवर किसको दे देगा, लीवर किसको दे देगा, यानी कि आगे लीवर दे देता है, यानी कि इंफीरियर वेना केवा को। इंफीरियर वेना केवा आगे किसको देती है, यानी कि हार्ट को दे देती है। इंफीरियर वेना केवा आगे किसको देगी, हार्ट को देगी। और हार्ट के भी कौन से एट्रियम को देगी, राइट एट्रियम में ओपन होती है, राइट। हाँ आती है, राइट एट्रियम में ओपन होती है, देख रहे हो आप। तो ये जो विटामिन है, जब इस प्रकार से ट्रेवल करेगी, अगर एब्जॉर्ब हो गई तो देख रहे हो कहाँ जाएगी, राइट एट्रियम। इस वाल के थ्रू कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चली जाएगी, लंग्स में, राइट। कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये कौन से वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में चली गई। लंग्स में जाने के बाद लंग्स क्या करता है, इसको प्यूरिफाई करता है। क्या करेगा, लंग्स प्यूरिफिकेशंस करेगा। समझ रहे हो आप, क्या करेगा, प्यूरिफिकेशंस। प्यूरिफिकेशंस यानी कि प्यूरिफिकेशन का मीन्स है, यानी कि ऑटो को क्या करेगा, इनहेल। ऑटो को क्या करेगा, इनहेल। और सीओ2 को क्या कर देगा, रिमूव। सीओ2 को बॉडी से क्या कर देगा, रिमूव। समझ रहे हो आप, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। जब प्यूरिफाई हो जाती है तो पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ डाल दिया जाता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ डाल दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि कहाँ चली गई, लेफ्ट एट्रियम में चली गई, राइट। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी कि एरोटा के थ्रू, ग्रेटर आर्टरी बोलते हैं, यहाँ पे होता है इस एरोटा के थ्रू। देख रहे हो आप, ये ग्रेटर आर्टरी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते इसको ग्रेटर आर्टरी, ये वाला, ये एरोटा है, ग्रेटर आर्टरी बोलेंगे इसको। ये कहाँ पे आ जाता है, यहाँ से सीधा एरोटा के अंदर। तो ये क्या होगा, ऑल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी अगर इसका एब्जॉर्प्शन हुआ तो, राइट। और जब आप यूएससी के थ्रू आप देखोगे तो ये विजुअलाइज होगी पूरी एंटायर बॉडी पे, राइट। समझ रहे हो आप, पूरे एंटायर बॉडी में इस प्रकार से देखेगी। इट मींस इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है तभी तो ऑल बॉडी में सर्कुलेट हुई। अगर ये एब्सेंट होता, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता, एब्सेंट होता, क्या होता, एब्सेंट, तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये इधर आने के बदले कहाँ जाती सीधी, यानी कि इधर जाती। इधर आने के बाद यहाँ नहीं आती, यहाँ से तो क्या हो जाता, स्टॉप हो जाता, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो ये इसी के अंदर सर्कुलेट होती, राइट। और क्या होता, इसका सुबह मॉर्निंग में डिफिकेट के थ्रू, रेक्टम के थ्रू क्या हो जाती, बाहर हो जाती। एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होगी। विटामिन बी, क्योंकि जो खाया वो तो बाहर निकल गया, क्योंकि ये एब्जॉर्ब, जो इसका एब्जॉर्प्शन करने वाला जो इंटेंसिव फैक्टर है वो एब्सेंट था। और एब्सेंट था, इसका फाइंड आउट पता लगाने के लिए कि एब्जॉर्ब हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन, विटामिन बी12, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सीलिंग टेस्ट, राइट। सीलिंग टेस्ट इस प्रकार से पता लग जाता है कि हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव विटामिन को ओरली क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं। खिलाने के बाद अगर ये प्रेजेंट है तो एब्जॉर्ब होगी और पूरी बॉडी में क्या करेगी, वो ब्राइट कलर में अपीयर होगी।
जब यूएसए के थ्रू देखोगे तो पूरी बॉडी में दिखेगी वो चमकीली, अगर एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर नहीं हुआ तो बाहर कहाँ दिखेगी, जीआईटी के अंदर दिखेगी। और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाएगी, रेक्टम, रेक्टम से कहाँ पे, बॉडी से बाहर हो जाएगी। इट मींस इंटरेंसिक फैक्टर एब्सेंट, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको बनाओ कैसे कैसे बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। देन उसके बाद आगे हम बात करेंगे। इसको बना लीजिएगा। राइट, ये बात याद रखना कि जो रेडियो एक्टिव जो विटामिन बी 12 है, इसको हम क्या करते हैं, ओरली देते हैं। क्या देते हैं, ओरली देते हैं, और फाइंड आउट करते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस टेस्ट को बोलते हैं क्या, सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट कई बार पूछा गया है, नॉर्सेट में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है, ईएसआईसी में पूछा गया है, सीएचओ में पूछा गया है, अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि फर्निसेस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। राइट, इसके बाद मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इधर का तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं एक काम करो, इधर का को मिटा दूं, दूसरा समझा दूंगा, बाद में लिख लेना है, तो टाइम भी बचेगा अपना। एक बार समझ ही लो, एक और टॉपिक है तो उसके बाद नया स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ से नहीं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। कहाँ से था ये, यानी कि यहाँ, ये यहाँ तक। राइट, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, आपको कोविड भी तो चला गया, फिर भी डरा रहे हो आप। पोर्टल वेन, मीसेन मीसेनकाइमल वेन, पूरा लिखूं, मीसेनकाइमल वेन बोलते हैं इसे। इसका नाम था बेटा, एम मीन्स है मीसेनकाइमल वेन, और ये पोर्टल वेन। अरे सिंपल बात है कि ये इंटेस्टाइन है। क्या है, इंटेस्टाइन है। कौन सी, स्मॉल और लार्ज मान लो दोनों। यानी कि स्मॉल के अंदर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्मॉल के अंदर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो डलते हैं किसमें, सुपीरियर, सुपीरियर मिसेंट्रिक, सुपीरियर मिसेंकाइमल वेन बोलते हैं, मिसेंट्रिक वेन बोल सकते, सॉरी मिसेंट्रिक वेन होता है, मिसेंट्रिक वेन। क्या बोलते हैं इसको, मिसेंट्रिक वेन। राइट, मिसेंट्रिक वेन, वेन्स। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ लिख रहा हूं मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन समझाने के लिए। देन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लाता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। राइट, ये कहां से, लार्ज इंटेस्टाइन से लाती है। ये वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बट न्यूट्रिएंट रिच होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद इसी में तो डलता है। इसको बोलते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। राइट, यानी कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, लार्ज इंटेस्टाइन, और दो तीन और होती, इंटेस्टाइन से नहीं आती, स्प्लीन से आती है। जो स्प्लीन से आती है उसको बोलते हैं क्या, स्प्लेनिक वेन। समझ आओगे, स्प्लेनिक वेन। जो स्टमक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो। स्टमक से जो आती है, स्टमक को हम गैस्ट्रो बोलते हैं। गैस्ट्रो में स्टमक यहाँ से जो निकलते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक वेन। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक वेन। यानी कि स्प्लेनिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये सारे वेन मिलकर, देख रहे हो आप, ये सारी वेन मिलकर एक लार्ज वेन बनाती है। इसको बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन। ये कहाँ पे, लीवर पे ओपन होती है।
लीवर से कहाँ जाती है, आईबीसी पे, आईबीसी कहाँ जाता है, हार्ट पे, राइट, हार्ट से कहाँ जाती है, लंग्स में, लंग्स क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, देन उसके बाद फिर किस में डाल देता है, हार्ट में, और हार्ट से एक ग्रेटर क्या निकलती है, आर्टरी निकलती है, लार्जेस्ट आर्टरी जिसको एरोटा बोलते हैं, और एरोटा क्या करती है, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डाल देती है, यानी कि ऑल बॉडी को विटामिन बी12 के, विटामिन बी12 या फिर अदर न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर देते हैं ऑल बॉडी टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम। इस प्रकार से होता है। तो ये उतारने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ आपको ये उतारने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि जो फोर्थ यानी कि सी टाइप ये हो गया, अब डी टाइप न्यूट्रिशन में ही है, इंपॉर्टेंट है, ये लिखाने की जरूरत है क्या, यानी कि रेडियो एक्टिव विटामिन बी12 ओरली क्या करते हैं हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को देने के बाद उसको असेस करते हैं, असेस करने के बाद अगर ऑल बॉडी सर्कुलेट में अगर ये दिखता है रेडियो एक्टिव विटामिन बी12 तो यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ है, इंटेंसिव फैक्टर प्रेजेंट है, अगर नहीं दिखता है तो एब्सेंट है इंटेंसिव फैक्टर, दिस टाइप ऑफ टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सीलिंग टेस्ट बोलते हैं। ऐसा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुड। देन इसके बाद डी पॉइंट आपका है, सी तो इधर लिखा मैंने, अरे सी में क्या था, फर्निसेस, ए में क्या था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी में क्या था, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, और सी पे क्या है, फर्निसेस एनीमिया, और भाई साहब डी पे क्या आएगा, हाँ मेगेलोब्लास्टिक, कल ही बताया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है, मेगा, मेगा का मीन्स होता है लार्ज, ब्लास्टिक का मीन्स इमेच्योर आरबीसी, याद, यहाँ देखो इसको अगर आप तोड़ोगे, थोड़ा डीप में बता देता हूँ, मेगा, ठीक है, प्लस मेगा मतलब मेगेलो प्लस ब्लास्टिक, यही वर्ड है, यानी कि देखो इधर मेगा, मेगेलो प्लस ब्लास्टिक, समझ में आ रहा है आपको, मेगेलोब्लास्ट, मेगा का मीन्स क्या होता है, लार्ज, लार्जर, राइट, और ब्लास्टिक का मीन्स क्या होता है, इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसी, या फिर क्या बोल सकते हो, सेल, इमेच्योर आरबीसी, या फिर क्या बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, राइट। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर क्या होता है कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है, इसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि मेगेलोब्लास्टिक मेनली, मेनली जो कोष होता है, मेनली कोष होता है वो किसकी वजह से होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन स्लाइटली इसमें क्या होता है, जो विटामिन बी12 है उसकी भी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल्सो बाई विटामिन बी12, ऑल्सो बाई विटामिन बी12, समझ रहे हो आप। अब इसमें देखो जो मेगेलोब्लास्टिक है, लार्ज इमेच्योर आरबीसी, जो लार्ज इमेच्योर आरबीसी होती है बेटा उसका डायमीटर नॉर्मल से ज्यादा होता है, जब मैच्योर होती है तब उसका नॉर्मल डायमीटर आता है, क्योंकि लार्ज जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये विटामिन बी12 क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये भाई सब कम हो गया है, मेनली फोलिक एसिड भी है, ये भी क्या है, कम है, तो सेल का डिवीजन से नहीं होगा, नहीं होगा तो सेल की साइज क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज होगी तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट, क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, कि साइज लार्ज है और मेच्योर नहीं हुआ है तो प्रॉपर आरबीसी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो प्रॉपर एचबी के कंटेंट भी नहीं होंगे, तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एक तो कौन सा, फोलिक एसिड, मेन करते धरते ये दो ही है, फोलिक एसिड और
विटामिन B12, इन दोनों को रट लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की साइज को इंक्रीज करवाने के लिए। एक लाइन मैंने लिखा था कि जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट? क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन, समझ में आ जाएगा। यानी कि फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12, राइट? यानी कि फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 आर नेसेसरी, यानी कि क्या होता है बेटा, नेसेसरी होता है, आर नेसेसरी फॉर सेल डिविजन्स, फॉर सेल डिविजन्स एंड डीएनए फॉर्मेशंस। किसके लिए होता है बेटा नेसेसरी, यानी कि फॉर सेल डिविजन्स एंड डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे लिख लो फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस का मीन्स जानते हैं अरमान जी? डीएनए सिंथेसिस का मीन्स होता है कि डीएनए का निर्माण, यानी कि डीएनए के निर्माण के लिए भी फोलिक एसिड क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए के निर्माण के लिए कौन सी विटामिन रेस्पॉन्सिबल होती है, फोलिक एसिड। विटामिन क्या बोलते हैं इसको, बी क्या बोलते हैं, B6 या B9? B9, राइट? और विटामिन B12, राइट? एंड सेल डिविजन्स, एंड सेल डिविजन्स। अब सेल डिवीजन के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन B12। अब सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो सेल की साइज तो क्या होगी, लार्ज होगी, और न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस का निर्माण नहीं हो रहा है, तो सेल प्रॉपर नहीं बनेगी, तो इमेच्योर आरबीसी कहलाएगी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? इस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, मेगेलोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और ये किस टाइप एनीमिया कोज होगा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल फोलिक एसिड और नॉर्मल जो विटामिन B12 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नॉर्मल वैल्यू पूछी जाए किसकी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ, नॉर्मल वैल्यू ऑफ विटामिन B12, then normal value of folic acid, folic acid। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है विटामिन B12 की, फॉलिक एसिड की कितनी होती, राइट? यानी कि 200 से लेके 900 तक होती बेटा किसकी, विटामिन B12 की। लिख लो 200 से लेके कितनी होगी, 900 पिकोग्राम पर ml। ये इसकी वैल्यू किस में होती है, पिकोग्राम पर ml में होती है, राइट? पिकोग्राम पर ml। याद रखना कितना, 200 से 900 पिकोग्राम पर ml विटामिन B12 की नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आपसे पूछा जाए पिकोग्राम, पिको वैल्यू होती है, जैसे किलोग्राम होता है ना, ऐसे पिकोग्राम होता है, ठीक है? अगर आपसे फोलिक एसिड पूछा जाए तो फोलिक एसिड का होता है 1.9 से लेके, देखो 1.9, इसी 9 को इधर लिख लेना याद करने के लिए, 1.9 से लेके 9, राइट? 1.9 से लेके 9, यहाँ पे पिकोग्राम है, यहाँ पे बेटा याद रखना नैनोग्राम आता है। क्या आता है, एक में पिकोग्राम आता है तो दूसरे में क्या आता है, नैनोग्राम पर ml। क्या लिखेंगे, नैनोग्राम पर ml। अगर आपसे कभी कभी यहाँ पर 1.8 से लेके 9 आ जाए, सभी रखते हैं, कंफ्यूज मत हो ना। अगर 1 ml ऊपर नीचे हो जाए फॉन्ट में तो कंफ्यूजन, जैसे 1.8 से लेके 9 तक नॉर्मली है, लिखो। अब बना लो इसको, ये कंप्लीट हो गया। आगे स्टार्ट करेंगे फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप कंप्लीट, देन फोर्थ टाइप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, फोर्थ टाइप। ये आपको एक बार फिर बता दूं कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया होता है 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 4 टाइप। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। और इसकी वजह से जो एनीमिया का टाइप कहलाता है, यानी कि इट इज माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अरे आयरन नहीं है तो प्रॉपर एचबी नहीं बनेगा, एचबी नहीं बना तो आरबीसी नहीं बनेगा। आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी बनाता है, जब हीमोग्लोबिन नहीं बना तो आरबीसी कहां से बनेगा? नहीं बनेगा, तो दोनों छोटा छोटा बनेगा, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, राइट। सेकंड है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ग्लोबिन प्रोटीन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। तो प्रॉपर क्या नहीं होगा? हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, बिकॉज अरे ग्लोबिन हीमोग्लोबिन यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन क्या है? डेफिशिएंसी, है कि नहीं? तो यानी कि एचबी कंटेंट भी क्या हो जाएगी? कम। आरबीसी की साइज भी क्या हो जाएगी? कम, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इस टाइप एनीमिया को क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, राइट। थर्ड टाइप फर्निसेस एनीमिया विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब क्यों डेफिशिएंसी होता है? हो सकता है स्टमक में डिजीज हो, गैस्ट्राइटिस हो, अदर डिजीज हो। सर स्टमक का क्या काम है? स्टमक का बेटा ये काम है क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। सर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, इसका क्या मतलब है? भाई साहब वो रिलीज होगा तभी विटामिन बी12 का क्या होगा? रिएब्जॉर्प्शन होगा, राइट। और इसका एब्जॉर्प्शन को जीआईटी में फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट क्या होता है कि एक बंदा जिसको मतलब असेस करना है कि इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको ओरली क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव विटामिन बी12 खिला देंगे। खिलाने के बाद उसको यूएसए के थ्रू क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, यानी कि ब्लड में विजुअलाइज होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, है कि नहीं? अगर नहीं है इंट्रिंसिक फैक्टर तो विजुअलाइज नहीं होगी, वापस कहां? एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगी, है कि नहीं? तो दिस टाइप ऑफ टेस्ट सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट क्यों किया जाता है? जीआईटी पे विटामिन बी12 का रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन को असेस करने के लिए। दैट्स इट, राइट। इसके बाद फोर टाइप्स मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया मेनली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन ऑल्सो विटामिन बी12 भी क्या होता है? वहां पे डेफिशिएंसी होता है। बी12 विटामिन बी12 यानी कि बी12 प्लस फोलिक एसिड डीएनए का निर्माण एंड सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब दोनों की कमी हो जाती है तो डीएनए का निर्माण भी नहीं होगा, तो आरबीसी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरबीसी प्रॉपर मैच्योर होते तो डीएनए वहां से क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। इमेच्योर कंडीशन में उसको रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट टू एरिथ्रोसाइट, तो रेटिकुलोसाइट में डीएनए नहीं बना उसके पहले से ही, तो प्रॉपर बनेगी नहीं, तो साइज भी क्या हो जाएगी? लार्ज, और कंटेंट क्या हो जाएगी? कम। तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मेनली किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो मेनली लिखना फोलिक एसिड, और ये होता है विटामिन बी12 की वजह से, राइट। रेस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन बी12। अब आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है विटामिन बी12 की, तो कितना लिखेंगे? 200 से 900 पिकोग्राम पर एमएल। अगर फोलिक एसिड की बोला जाए तो कितना लिखेंगे? 1.9, 2 से लेके 9 नैनोग्राम। उधर पिकोग्राम, इधर क्या आएगा? नैनोग्राम पर एमएल। आया कि नहीं आया समझ में सभी को? अब आप राइट डाउन करोगे। देन उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन था ये वाला। उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे? फोर्थ क्लासिफिकेशन। जल्दी करो, राइट डाउन करो।